नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। बच्चों, नाटक के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम नाटककार के बारे में कुछ बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि, नाटककार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। प्रसाद छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, यानी छायावादी जो हिंदी काव्यधारा थी उसके 4 प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। बच्चों, नाटककार के रूप में अगर हम प्रसाद को देखते हैं तो हिंदी नाटकों का विकास एवं परिष्कृत रूप सर्वप्रथम हमें प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। प्रसाद ने अपने नाटकों द्वारा हिंदू एवं बौद्ध काल के इतिहास को जीवंत कर दिया था। उनके अधिकांश नाटकों का कथानक बौद्ध युग से संबंधित रहा है। प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना करके देशवासियों में अपने नाटकों से आत्मगौरव, उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। साथ ही उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से नारी को महानता से विभूषित करने का कार्य भी किया है। बच्चों, प्रसाद ने अपने नाटकों का अंत इस ढंग से किया है कि न तो इनके नाटक दुखांत हैं और न ही सुखांत, बल्कि प्रसादांत है। यानी उनके अधिकांश जो नाटक हैं उनका अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु वह फल का उपभोग स्वयं नहीं करता और उसे वह प्रतिनायक को लौटा देता है। तो इस तरह का जो विचित्र अंत होता है उसको प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। प्रसाद ने बच्चों अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं, जैसे ऐतिहासिक नाटक, समस्यामूलक नाटक, पौराणिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक और गीति नाटक। ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख और राजश्री इनके नाम आते हैं। और ध्रुव स्वामिनी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यह जो नाटक है बच्चों, यह इनका ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्यामूलक नाटक है। पौराणिक नाटक के बारे में हम बात करें तो जन्मेजय का नागयज्ञ यह प्रसाद का पौराणिक नाटक है। कामना प्रसाद का प्रतीकात्मक नाटक है और करुणालय ये प्रसाद का गीति नाटक रहा है, जो कि हिंदी का पहला गीति नाटक भी माना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में। ध्रुव स्वामिनी नाटक ऐतिहासिक होने के साथ साथ समस्यामूलक नाटक भी है। इसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था और इस नाटक में प्रसाद ने नारी के अस्तित्व तथा अधिकार की समस्याओं को उठाया है। इस नाटक में पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह हमें दिखाई देता है। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसकी मूल कथा गुप्तकालीन परिवेश को ध्यान में रखकर रची गई है और यह नाटक इतिहास की प्राचीनता से वर्तमान काल की समस्याओं को प्रस्तुत करता है। रंगमंच की दृष्टि से देखें बच्चों तो 3 अंकों का यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से सर्वोत्तम नाटक कह सकते हैं हम। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से थे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ध्रुव स्वामिनी यह नाटक की प्रधान स्त्री पात्र हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस नाटक का नाम ध्रुव स्वामिनी रखा गया है। यह रामगुप्त की पत्नी है और अगर चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो साहसी, भावुक, सुंदर और नारी जागृति के भावों से परिपूर्ण नारी हमें यह नाटक में नजर आती है। रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है और ध्रुव स्वामिनी का पति है, लेकिन एक अयोग्य शासक के रूप में नाटक में यह उभर कर सामने आता है। चंद्रगुप्त
समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र और रामगुप्त का छोटा भाई, और ध्रुव स्वामिनी के प्रति प्रेम भावना उसके हृदय में रहती है। नाटक में यह पात्र साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और नारी के प्रति सम्मान भाव रखने वाला है। शकराज एक ऐसा पात्र है नाटक में जो ध्रुव स्वामिनी को संधि समझौता में रामगुप्त से मांगता है। कोमा यह शकराज की पत्नी है और मिहिर देव जो कि शकराज की गुरु है उसकी पुत्री है। मिहिर देव, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, शकराज की गुरु है और कोमा के पिता शिखर स्वामी रामगुप्त के मंत्री हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो नाटक है वो नारी अस्तित्व और नारी अधिकार की समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस समस्या को समझने के लिए हमें नाटक की कथा वस्तु को समझना होगा। नाटक की कथा वस्तु इस तरह से है बच्चों कि महाराजा समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त रामगुप्त से कहीं ज़्यादा शौर्यवान और प्रतिभाशाली थे। इसीलिए चंद्रगुप्त को उनके पिता युवराज बनाना चाहते थे, परंतु पिता की मृत्यु के बाद ऐसा ना हो सका। मंत्री शिखर स्वामी ने षड्यंत्र करके रामगुप्त को राजा के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अपने छोटे भाई के लिए चंद्रगुप्त ने सारे सुख वैभव का त्याग कर दिया और उस समय की जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर नारी थी ध्रुव स्वामिनी, उसके साथ रामगुप्त का विवाह हुआ। रामगुप्त बड़ा ही भोग विलास की भावना रखने वाला राजा था, कायर, और एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कुल के कलंक था। वो भोग विलास की भावना में उसका चित्रमा रहता था। उस समय शकों का आक्रमण देश पर हो चुका था और रामगुप्त भोग विलास में लिप्त रहता था। शकराज ने संधि समझौता के अंतर्गत रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को अपने पास भिजवाने की मांग रखी और जो रामगुप्त है वो शकराज से संधि समझौता के अंतर्गत अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को दांव पर लगा देता है। अर्थात उसने ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हाथ सौंप देने का निश्चय कर लिया था स्वयं को बचाने के लिए। मंत्री के संकेत पर रामगुप्त गलत रास्ता पहले ही पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसका जो जीवन है वह और बर्बाद हो गया था। इसलिए वह शकराज का सामना नहीं कर पा रहा था। तो उसकी मांग के सामने वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा देने का निश्चय कर लेता है। रामगुप्त के व्यवहार से ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल क्षुब्ध हो गई थी। पति की अकर्मण्यता को देखकर उसका हृदय दुखी हो गया था, लेकिन ध्रुव स्वामिनी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए रामगुप्त का विरोध करती है। वह आत्महत्या का प्रयास करने की ठान भी लेती हैं, लेकिन तभी चंद्रगुप्त स्थिति को नियंत्रण करने के अधीन ध्रुव स्वामिनी की रक्षा की और शकराज के अंत करने की एक योजना बनाता है। चंद्रगुप्त स्त्री के वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के पास जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों एक ही वेशभूषा में थे और एक ही जैसे दिख रहे थे। तो शकराज को संदेह हुआ कि ध्रुव स्वामिनी कौन है। तब चंद्रगुप्त ने वास्तविक रूप में आकर शकराज से युद्ध किया और शकराज मारा गया। ध्रुव स्वामिनी की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग ने रामगुप्त का विरोध किया और अंततः रामगुप्त की हत्या कर दी। पुरोहितों ने शास्त्र सम्मति से और अनुष्ठान संपन्न कर
विधवा ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न करवाया। तो यह जो कथा वस्तु है बच्चों, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह नाटक लिखा गया है। यह जो नाटक है बच्चों, ये नारी के अस्तित्व और अधिकार से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस नाटक की प्रासंगिकता इसीलिए है कि इस नाटक में नारी अस्मिता, नारी अधिकार से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया गया है और इन्हीं समस्याओं से वर्तमान भारतीय नारी आज भी जूझ रही है। आज भी रामगुप्त जैसे जो पति हैं वो औरत का सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते और अपनी खुशी के लिए या कह सकते हैं कि स्वयं को बचाने के लिए आज भी स्त्री दांव पर लगाई जाती है। उसकी शोषणमय स्थिति आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है। तो भारतीय नारी की समाज में जो स्थिति है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो यह नाटक आज भी हमें प्रासंगिक नज़र आता है। साथ ही साथ इस नाटक में नारी के तलाक और उसके पुनर्विवाह की बात को उठाया गया है। बच्चों, वर्तमान समय में कई ऐसे लोग हमारे समाज में हमें देखने को मिल जाएंगे जो विधवा महिला है उसके पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं रहते हैं। जब तक इस तरह की सोच के इंसान, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हमारे समाज में मौजूद रहेंगे, भारतीय समाज में जब तक इस तरह की सोच बनी रहेगी, तब तक इस नाटक की प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो ध्रुव स्वामिनी पात्र के माध्यम से नारी की शोषणमय स्थिति को प्रस्तुत करता है यह नाटक। साथ ही साथ उसके विरोध के रूप में नारी जागृति के भाव भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का विरोध करती है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए उसका विरोध करती है, उसी तरह से नारी जागृति के भावों को समाज में बढ़ाना आज भी आवश्यक है। नारी सम्मान को प्रकट करता यह नाटक आज भी हमें प्रासंगिक लगता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।